नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज किसान रैली में राहुल गांधी की तरफ से बड़ा संबोधन, और संबोधन में बीजेपी को कांग्रेस ने जमकर घेरा है। मोदी सरकार पूंजीपतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये कहना सामने आया, किसान, मजदूर, युवा सब परेशान है। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। छोटे व्यापारी, गरीब किसानों की कोई पूछ नहीं है। बीजेपी ने अमीरों का कर्ज माफ किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। किसान समेत कई मुद्दों पर राहुल गांधी का बीजेपी पर साफ तौर पर यह तंज है। और जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं, मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, अडानी अंबानी सिर्फ इन्हीं के लिए काम कर रही है, और जो छोटे व्यापारी हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनकी कोई मदद मोदी सरकार की तरफ से नहीं की गई है। बीजेपी ने अमीरों का कर्ज माफ किया और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लगातार कांग्रेस विरोध करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हर बदलाव को सुधारने की मांग की जा रही है, और जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर चर्चा की गई, आज जीएसटी पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला किया और बीजेपी को घेरा, जीएसटी की बात करें, बात नोटबंदी की करें, या फिर ये कहा गया कि किसान, मजदूर, युवा सब परेशान हैं। और साथ ही ये भी बोला गया है कि अडानी अंबानी बस अमीर लोगों के लिए ही मोदी सरकार काम करती है और गरीबों की कोई पूछ मोदी सरकार नहीं करती है। और ये भी दावा किया गया है, जिस तरीके से नोटबंदी की गई, कोविड-19 का दौर आया, जीएसटी के बारे में यहां तक कि अभी भी छोटे वर्गों को नहीं पता है। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप, संबोधन में राहुल गांधी ने तो बीजेपी पर जमकर हमला कर दिया है। अब रैली की बात करें तो क्या रैली की शुरुआत हो चुकी है? ममता, बिल्कुल रैली अभी जो किसानों का संबोधन था वो राहुल गांधी कर चुके हैं, और उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत समेत तमाम नेताओं ने संबोधित किया। और आज भी राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया कि ये जो कृषि कानून है, ये छोटे जिम्मेदारों को लेकर पंजाब के साथ साथ पूरे देश के एक खिलाफ कानून है। इससे कृषि सेक्टर तबाह नहीं होगा, बल्कि पूरा पंजाब और पूरे देश का जो अर्थ ढांचा है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और आज भी पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र वो इस पूरे मामले को लेकर बुलाएंगे और इन तीनों कानूनों को पंजाब के अंदर एक प्रस्ताव लाकर रद्द किया जाएगा। तो वही राहुल गांधी भी आज दोहराते हुए नजर आए कि जब उनकी सरकार देश के अंदर सत्ता में होगी तो ये तीनों कानून रद्द होंगे, क्योंकि किसानों के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई भी सरकार एक व्यापक रणनीति के तहत काम नहीं कर सकती, क्योंकि कृषि सेक्टर देश का सबसे बड़ा जीडीपी का हिस्सा डालता है। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई चीज विकास कर रही है देश के अंदर, तो वो कृषि सेक्टर है। तो ऐसे में किसानों की अनदेखी करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात ममता ये है कि आज कई किसान संगठन जो है वो दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन तीनों विधेयकों के खिलाफ जो है वो याचिका दाखिल कर दी। हालांकि पंजाब सरकार ये कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन पंजाब सरकार के जाने से पहले ही कहीं ना कहीं किसान संगठन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दाखिल कर दी गई है। तो संगरूर से ये जो काफिला है थोड़ी देर के अंदर वो शुरू होने वाला है, ट्रैक्टर मार्च जो है। तो कुल मिलाकर आज भी 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होता हुआ ये देर शाम को पटियाला के समाना ये ममता वो पहुंचेगा, और समाना के अंदर करीब करीब 4 से 5 बजे राहुल गांधी एक बार फिर वहां पर किसानों की बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर पंजाब के अंदर एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक लगातार आज 12वें दिन जाम है, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में किसानों का चक्का जाम है। अकाली दल ने अपनी 3 सदस्यीय कोर कमेटी गठित कर दी है कि वो किसानों से बातचीत करेगी और अगला कोर ऑफ एक्शन क्या होगा इस पूरे मामले को लेकर, वो तमाम कोर ऑफ एक्शन पर जो है वो बातचीत की जाएगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस का दूसरे दिन का ये जो प्रदर्शन था, ये कहीं ना कहीं किसानों के हक में एक लामबंद करता हुआ नजर आया, किसानों के हक में आवाज बुलंद करता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि सरकार देर कर रही है, किसान देर नहीं कर रहे। किसान सुप्रीम कोर्ट पहले पहुंच चुके हैं सरकार से, लेकिन अब देखना होगा कि कल तीसरे दिन का ये जो प्रदर्शन है पंजाब में खत्म हो जाएगा और उसके बाद हरियाणा के अंदर जब प्रवेश करेगा तो उसके बाद कितनी तेजी से, कितनी जल्दी पंजाब सरकार जो है विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाएगी और उस इमरजेंसी सेशन के अंदर इन तीनों विधेयकों को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब किसान संगठनों की भी नजर है, हालांकि आज भी जब ममता हमारी कई किसान संगठनों से बातचीत हो रही थी तो उनका आज भी कहना था कि उनको सरकार या विपक्ष किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसलिए किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यही कारण था
कि किसान बिना किसी सरकार के समर्थन के आज वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे और याचिका दाखिल की। तो कुल मिलाकर अब आने वाले समय के अंदर ये जो माहौल है पंजाब के अंदर, जो प्रदर्शनों का, आंदोलन का, अब तेज होता और नजर आएगा ममता। बिल्कुल नवदीप, लेकिन एक बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई कि कोविड-19 का जब दौर चल रहा है उसी बीच आखिर सरकार ये 3 कानूनों क्यों लेके आई? क्या सरकार को ये लग रहा था कि किसान सड़कों पर नहीं आ पाएंगे? अगर उनको ये कानून सही नहीं मानते हैं किसान तो सड़क पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया और लगातार विपक्ष की हर पार्टी यही सवाल उठा रही है, क्यों आनन फानन में ये कानून लाया गया है? क्या सरकार को भी पता था कि इस पर हंगामा होगा? देखिए ममता, जहां तक हम देख रहे हैं पिछले मार्च महीने से लेकर लगातार जो देश के अंदर लॉकडाउन रहा, हालांकि अब अनलॉक 5 की भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, लेकिन तमाम जो विधेयक है सरकार जो लाना चाहती है, जब सरकार के लाने की मंशा होती है, अब उस पर सरकार काम कर रही है। बीजेपी नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना काल के चलते सरकार अपना काम बंद नहीं कर सकती। जो जो सुधार हम लाना चाहते हैं, चाहे वो किसी के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं सुधारों की बात हो, खेती बाड़ी को लेकर हो, क्योंकि इन तमाम सत्र के अंदर हम देखा होगा अपने ममता, 30 से ज्यादा बिल जो थे वो इन सदन के अंदर लाए गए थे। तो कुल मिलाकर हम अगर इन तीनों विधेयकों को छोड़ दे तो सरकार की ये पहले ही कहीं ना कहीं प्लानिंग थी और उस पर लगातार काम हो रहा था। हाँ, विपक्ष को एक बोलने का मौका जरूर मिला और ये बात ठीक भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि अब कोरोना काल के चलते, क्योंकि तमाम तरह की गाइडलाइन जो जारी की गई है उसके तहत लोग बाहर कम निकलेंगे। सरकार का एक तरीके से ऊपर से डंडा भी है, जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका है वो भी लोकल स्तर पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि लोकल अदालतें अभी भी नहीं खुल पा रही है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं और विपक्ष को ये कहने का मौका भी मिल गया कि अगर ये अच्छा होता कि आप अगर, क्योंकि बीजेपी के साथ जो बाकी तमाम दल है वो ये भी मांग कर रहे थे ममता जी कि सरकार अगर चाहती थी कि किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है, इस बिल के जरिए किसानों को फायदा मिलेगा, तो ये तीनों विधेयक कानून बनाने से पहले सरकार को चाहिए था कि 2 या 1 साल के लिए वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन कानून को लागू करते, ताकि किसानों को कम से कम ये भरोसा हो जाता कि सरकार उनकी जो समस्या है, जो कहीं ना कहीं खरीद को लेकर समस्या है, ज्यादा उपज को लेकर है या फिर ज्यादा मूल्य को लेकर है, देती है एक बार पहले कि क्या कुछ है, ये हंगामा ही नहीं होता है और ये हंगामा किस स्तर पर पहुंचेगा ये सरकार को भी सोचना चाहिए था। इससे पहले भी सरकार कोई भी कानून लेकर आती है लेकिन वो समझाती नहीं है। अगर वो सही थी, अगर लगता था केंद्र के सरकार को कि किसानों के फायदे के लिए है तो एक बार किसानों को समझा देती। और जो टीम आप बोल रही है वो भी कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही है या फिर किसान ही समझने को तैयार नहीं है। विपक्षी पार्टियां कुछ इस तरह से गुमराह कर रही है कि क्या किसान समझ ही नहीं रहा है? अगर ये सच में फायदेमंद के लिए है किसान के लिए तो देखिए ममता, अगर मैं बात करूं, जब ये ड्राफ्ट लाया जा रहा था तो आप समझिए कि सरकार इसलिए बिल्कुल आशावान थी या आश्वस्त थी क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का हिस्सा थी। पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल का अगर सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वो किसानों का है। लेकिन श्रोमणी अकाली दल के तमाम जो नेता थे, इससे पहले जितनी मीटिंग हुई, तमाम मीटिंगों के अंदर उन्होंने इस बिल का समर्थन किया था। तो यही कारण था कि सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि पंजाब के अंदर आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की जिम्मेदारी थी कि वो किसानों तक ये बात पहुंचाए, किसानों को ये बात समझाए। दूसरी तरफ जो अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस सत्तासीन है और जब ये पूरी एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी इस बिल को बनाने के लिए, तो उस हाई पावर कमेटी के अंदर पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं मनप्रीत सिंह बादल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसपे वो बतौर सदस्य वो शामिल होते रहे। हालांकि अब कांग्रेस ये कह रही है कि जब ये बिल बनाया जा रहा था तो उनको सिर्फ इतना बताया गया कि ये तमाम जो विधेयक है ये किसानों की आमदनी दुगनी करने को लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। और श्रोमणी अकाली दल भी यही कह रही थी कि हमको पूरे तरीके से ये आश्वासन दिया गया था कि बिल इतनी जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन सरकारी खरीद को लेकर, एमएसपी को लेकर जो मुद्दे हैं वो इस बिल के अंदर होंगे। लेकिन जब बिल टेबल किया गया, इतनी जल्दी टेबल कर दिया गया और उसमें ये तमाम चीजें नहीं थी, तब जाकर उन्होंने इस चीज का विरोध शुरू किया और पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ा, उसके बाद पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन अगर बात करें इन कानून की तो क्यों नहीं इसमें एमएसपी का जिक्र किया गया? क्यों उसको लेकर जो किसान जो प्रावधान मांग रहे हैं वो क्यों नहीं बीजेपी कर रही है? इसकी क्या वजह समझे? देखिए बिल्कुल ममता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी का हिस्सा है वो पहले भी कभी देश के संविधान, जब पहले भी जो खेतीबाड़ी को लेकर जितने भी कानून बने हैं उसका वो हिस्सा नहीं है। ये एक प्रशासनिक फैसला है। प्रशासनिक फैसला देश की कैबिनेट जो है वो हर साल जब भी रबी या खरीफ की फसलें आती हैं तो उससे फसल की बिजाई से ठीक पहले वो फैसला ले लिया जाता है कि आपको अगले साल जो आप फसल बीज रहे हैं इसका आपको इतना मूल्य मिलेगा। चाहे वो धान की खेती हो, चाहे वो गेहूं की खेती हो, चाहे वो दालें हो या तमाम तरह की मक्की या जो भी चना कह सकते हैं, जितनी ये खेती है तमाम तरह की
25 से 30 ऐसी फसलें हैं जिनका एमएसपी जो है सरकार बिजाई से पहले ही रिलीज कर देती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं संविधान या कानून के अंदर ये शामिल नहीं है, जो खेती बाड़ी कानून है। लेकिन अब जो क्योंकि नया प्रावधान लाया जा रहा है, तो इसलिए सरकार से ये किसान लगातार मांग कर रहे हैं और उनको आशंका है कि सरकार एमएसपी तो जारी करेगी, एमएसपी तो रिलीज करेगी, लेकिन अगर सरकारी खरीद एजेंसियां जो मंडियों के अंदर खरीद ही नहीं करेंगी तो एमएसपी देगा कौन? एमएसपी की गारंटी कौन देगा? सरकार एमएसपी घोषणा तो करेगी, लेकिन वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं कि अगर प्राइवेट प्लेयर भी अगर मंडियों के अंदर खरीद करते हैं तो उनको कम से कम एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए कि अगर धान का जो प्रति क्विंटल रेट अगर 1900 क्विंटल है, तो अगर कोई शेलर मालिक या कोई प्राइवेट प्लेयर 1800, 1700 या 1500 के अंदर खरीद करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। किसान सबसे बड़ी मांग ये कर रहे हैं। और दूसरी उनकी मांग ये है कि जो सरकारी खरीद एजेंसियां हैं उनको किसी भी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, उनको बंद नहीं होना चाहिए। सरकारी खरीद एजेंसियां अगर मंडियों के अंदर रहेगी तो मंडीकरण व्यवस्था जो है वो जिंदा रहेगी। और तीसरी उनकी जो बड़ी मांग है वो यही है कि अगर प्राइवेट प्लेयर सीधे किसानों से अनुबंध करके खेतों से फसल उठाएंगे तो मंडियां क्या करेंगे? तो यही कारण है कि जो मंडियों के अंदर कमीशन एजेंट है, जो वहां पर काम करने वाली लेबर है, उनकी भी चिंता लगातार की जा रही है। तो किसान का यही मांग है कि एक तो एमएसपी को कानून बनाया जाए, अगर एमएसपी से कम अगर कोई लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा, सरकारी जो खरीद है वो बंद नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी मांग जो है मंडीकरण व्यवस्था, उसको किसी भी कीमत पर वो जो ढांचा है वो खत्म नहीं होना चाहिए। ये किसानों की 3 बड़ी मांगे हैं इस वक्त। चलिए नवदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस कानून के बारे में, आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आगे ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से रखी गई है। केंद्र सरकार ने पहले बिल में किसान को अपनी फसल मूल्य में कहीं बेचने के लिए आजाद किया है। तो पहला कानून यह है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम करने की बात इसमें कही गई है। और यह भी बता दें कि दूसरे बिल में सरकार ने कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया है। तो दूसरा बिल ये है। और तीसरा ये बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फॉर्म और प्रोसेसर्स के लिए है। तो दूसरे कानून के बारे में बता रहे हैं। थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है, ये कहा गया है तीसरे कानून में। और ये भी बता दें कि दूसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनन करना है। तो ये 3 बिल जो हम आपको बता रहे हैं जिनमें अलग अलग प्रावधान है। और आपको बता दें कि तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलत और जिस तरीके से लगातार जो कर्ज किसानों पर होता था और जो तकनीकी मदद अब इन बिल के माध्यम से मिलेगी, फसल बीमा की सहूलत इसमें मुहैया कराई गई है। तो इसीलिए सरकार इनको फायदेमंद बता रही है। अगर तीसरे बिल में बात करें तो तीसरे बिल में अनाज, दाल, तिलहन, जो भी खाने वाला तेल होता है और आलू प्याज को जरूरी चीजों की फहरिस्त से हटाने का प्रोविजन इसमें किया गया है। तो तीसरा जो बिल है वो ये है। माना जा रहा है कि बिल के प्रोविजन से किसानों को सही कीमत मिल सकेगी क्योंकि बाजार में मुकाबला बढ़ेगा। तो ये सोचकर केंद्र की सरकार ये तीनों कानून लेकर आई। नवदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवदीप, अगर बात करें कि जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि पार्टी शासित राज्यों की अपनी अपनी विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत कानून पारित करने की सलाह दी गई है। इसको क्या समझे, क्या ऐसा होगा? देखिए, बिल्कुल राज्य जितने भी राज्य हैं और राज्य की विधानसभाएं, उनके पास ये अधिकार जरूर है ममता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करना मुझे लगता है राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वो इसलिए भी मैं आपको समझाना चाहूंगा ममता, क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि अभी तक पंजाब के अंदर किसी भी एक फसल को खरीद करने का जो व्यवस्था है वो सरकारी स्तर पर या पंजाब या अपने राज्य स्तर पर नहीं है। जितनी भी फसलों की खरीद केंद्रीय पूल के अंदर की जाती है या राज्य स्तर पर अपने जो एजेंसियां खरीद करती है, उसका जितना पैसा आता है, जितना फंडिंग आती है, वो केंद्र सरकार की तरफ से आती है या एफसीआई जारी करती है। अगर पंजाब सरकार, क्योंकि कल जब रैली हो रही थी पंजाब के अंदर मोगा में, तो
जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने भी रैली के मंच से अपने ही मुख्यमंत्री पर ये सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या वो बार बार जो है केंद्र की तरफ आंख दिखाकर या केंद्र की तरफ क्यों ताकते हैं। अगर राज्य सरकार के पास अपनी इतनी ताकत है, अपना इतना दम है, तो हमें जो अपने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और हम अपने किसानों को खुद एमएसपी दे सकते हैं। लेकिन ममता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सरकार के लिए इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करना छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ा पंगा कहां पे है, मैं आपको वो भी ममता बताना चाहूंगा कि पंजाब या किसी भी राज्य के अंदर जितनी भी फसल आती है, अभी अगर हम बात करें धान की फसल अब किसानों की जो मंडियों के अंदर है, लेकिन बहुत सारी फसल ऐसी होती है, बहुत सारी खेती ऐसी रहती है जिसको सरकारी खरीद एजेंसियां, क्योंकि उसके जो क्वालिटी मानक है उस पर वो अनुरूप जो खरी नहीं उतरती है, चाहे वो हम उसकी मॉइस्चर नमी की बात करें या क्वालिटी की बात करें। तो ऐसे में क्या है कि अगर सपोज करो आपको 1900 प्रति क्विंटल धान का सरकारी रेट है, तो उसके लिए क्वालिटी जो मानक है वो भी तय किए गए हैं, और अगर उस क्वालिटी मानक तहत वो फसल पूरी नहीं उतरती तो उस फसल का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलता। लेकिन किसान इसलिए भी अपना लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर सरकारी खरीद एजेंसियां खत्म हो जाएगी तो प्राइवेट जो मिलर्स हैं या प्राइवेट प्लेयर हैं वो इन फसलों का दाम अपने तरीके से लगाएंगे और उनको उचित माल नहीं मिलेगा। और अभी क्या है ममता, कि चाहे गेहूं की बात करूं चाहे धान की बात करूं, अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज होता भी है तो भी मजबूरी बस, क्योंकि किसानों का एक वोट बैंक का बड़ा मुद्दा होता है। तो यही कारण है कि सरकार या स्टेट एजेंसियों को कई बार कम क्वालिटी वाला धान या गेहूं या दूसरी जो फसलें हैं वो उसी एमएसपी पर खरीद करनी पड़ती है। यही कारण है कि जो खरीद एजेंसियों का घाटा है हर साल, एफसीआई का घाटा 6 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और यही कारण है कि सरकार अब नहीं चाहती कि हर साल जो फसल खराब हो रही है या फसल के रख रखाव में जो उनको घाटा हो रहा है वो और बढ़े। इसी वजह से प्राइवेट प्लेयर को पूरी खरीद जो प्रोक्योरमेंट सीजन है उसके अंदर, उस ढांचे के अंदर डाला जा रहा है। यही कारण है किसान नहीं चाहते, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर क्वालिटी से दिक्कत आएगी तो उनको पूरा मूल्य जो है किसी भी फसल का वो उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि पंजाब सरकार भी बवाल कर रही है। और पंजाब सरकार को मैं आपको बताना चाहूंगा ममता, जो खरीद एजेंसियां अलग अलग पंजाब की, चाहे वो मार्कफेड है, स्टेट पनग्रेन है या पंजाब फूड एंड सप्लाई कॉर्पोरेशन है, जितनी भी खरीद एजेंसियां जो खरीद करती है मंडियों से, उनसे एफसीआई से 6% जो कमीशन है वो मिलता है। अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो खरीद एजेंसियों को कमीशन नहीं मिलेगा। जो हमारे प्राइवेट कमीशन है जो मंडियों के अंदर काम करते हैं उनको 2.5% कमीशन मिलता है, वो कमीशन उनको नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि पंजाब सरकार को जो 9% कमीशन में जो हर साल करोड़ों रुपए की जो इनकम होती है तमाम केंद्रीय पूल से, वो भी बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये कमीशन का चक्कर है, क्वालिटी कंप्रोमाइज का चक्कर है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं किसान और जो सरकार है वो लगातार इस चीज का विरोध कर रही है कि ये तीनों बिल जो है वो किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने चाहिए। और नवदीप, जो कांग्रेस समिति की कानूनी टीम है वो एक मसौदा तैयार कर रही है कानून का, उसको लेकर क्या कुछ सामने आ पाया? ये भी कहा जा रहा है कि एक विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। देखिए ममता, मैं आपको वही कहना चाह रहा था कि अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है और अगर इसके खिलाफ प्रस्ताव आता भी है तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि पंजाब सरकार के पास इतनी व्यापक व्यवस्था नहीं है कि वो खुद मंडी का व्यवस्था को संभाल पाए। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी फसल आती है तो सबसे पहले आपको उसकी सीसीएल की क्लियरेंस जो है वो केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। अगर आप इतनी पावर रखते हैं तो आप बिल्कुल इस कानून को रद्द करिए और आप घोषणा कर दीजिए कि तमाम जितनी फसलें आएंगी वो एमएसपी पर पंजाब सरकार खरीद करेगी, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन पंजाब सरकार के पास ना तो अपने इतने गोदाम है, ना इतनी व्यवस्था है, ना इतनी फंडिंग है। यही कारण है कि केंद्र सरकार पर केंद्रीय पूल के अंदर जो अनाज जाता है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और दूसरा एक चीज और भी है ममता, क्योंकि आप ये समझिए कि जो हमारा पीडीएफ, जो हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके तहत आपको मुफ्त या बहुत कम कीमत में अनाज गरीबों को बांटा जाता है, तो अगर ये प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो कहीं ना कहीं चिंता ये भी है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मुफ्त अनाज देने की जो व्यवस्था है, जो हम एक खाद्य कानून जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पारित किया था, वो भी आने वाले दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा और करोड़ों लोग जो देश के हैं उनको मुफ्त अनाज से भी वंचित किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये खाली एक खुराक व्यवस्था एमएसपी और खासतौर पर मंडियों को लेकर नहीं है, आने वाले समय के अंदर मुफ्त अनाज को लेकर दाव पेच लगाए जा रहे हैं। लेकिन नवदीप, देखना ये होगा कि आखिर क्या केंद्र की सरकार लगातार किसानों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आती है या नहीं। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। बात जम्मू कश्मीर में करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। आपको जानकारी दे दें कि सीआरपीएफ की 110 बटालियन पर हमला किया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमले में आपको जानकारी दे दें कि 2 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का ये बड़ा हमला और इलाके में सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 जवानों के घायल होने की खबर
सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का ये बड़ा हमला, सीआरपीएफ की 110 बटालियन पर यह हमला किया गया है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पूरी तरीके से टीम लगातार जांच कर रही है। 2 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है फिलहाल, और पूरी तरीके से इस पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। टीम वहां पर पूरी तरीके से तैयार है और आतंकियों के खात्मे की लगातार कोशिश की जा रही है। बड़ा हमला, आपको जानकारी दे दें कि सीआरपीएफ की 110 बटालियन पर यह हमला किया गया है और यह भी जानकारी दे दें कि हमले में 2 जवान के घायल होने की खबर है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि आखिर कितने ये आतंकवादी है और क्या इनका मकसद था, किस ग्रुप से ये बिलोंग करते थे और किस चीज के फिराक में ये यहाँ पहुंचे हुए थे। तो पूरी तरीके से इसकी जांच की जा रही है और ये भी जानकारी दे दें कि जो 2 घायल जवान है उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनकी जांच की जा रही है। फिलहाल बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि बड़ा हमला किया गया है, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर दिया है, पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कितने आतंकवादी थे और किस चीज की फिराक में थे। गाजी खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गाजी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां पर यह हमला हुआ है और कितने आतंकवादी थे, क्या कुछ सामने आ पा रहा है? देखिए एक खबर सुनने को मिली और हम भी वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टैंगन बाईपास है, यहाँ पे एक ब्रिज तामीर किया गया है जो हाईवे से निकलकर गुजरता है। तो वहां पे अभी नामालूम मिलिटेंट्स की जानिब से एक जोरदार हमला किया गया है। 110 बटालियन सीआरपीएफ पार्टी जो वहां पे नाका पार्टी थी, उस पर जबरदस्त हमला किया गया है और अभी भी फायरिंग वहां पे जबरदस्त तरीके से वहां पे फायरिंग चल रही है, गोलियां चल रही है। तो अभी जो हालात है वहां पे बहुत ज्यादा खराब है और काफी तादाद में वहां पे फौजी गाड़ियां अभी जा रही हैं और इस वक्त की जो सूरत हाल है वहां पे काफी तनाव है और ये जो फायरिंग का सिलसिला है लगातार अभी जारी है। गाजी, वो इलाका कैसा है? वो इलाका है वो तो आबादी वाला इलाका है, लेकिन वो वहाँ पे ये जो हाईवे है बिल्कुल पास में हाईवे भी है और लोकल रोड भी वगैरह वहाँ से निकलते हैं और बहुत सारी ये जो है बहुत सारे ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का काफी जमावड़ा वहाँ से गुजरता है और ये जो लोकल एरिया भी है वहाँ पे। लेकिन अगर बात की जाए इस ब्रिज की, तो ब्रिज थोड़ा बस्ती से थोड़ा दूर ही है, लेकिन इसके साथ में ही काफी बस्ती भी है और ये जो इलाका है ये जो ज्यादा तो गाड़ियों की आमद रफ्त वाला इलाका है और बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल करीब है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 जवान घायल हुए हैं, इसमें उनकी कैसी स्थिति है? हाँ, देखिए फायरिंग के मामले में अक्सर यही देखने को मिला है कि वहाँ पे जो अननोन मिलिटेंट्स की जानिब से जब इस तरह के हमले किए जाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो ट्रूप्स होते हैं, वहाँ पे जो आर्मी के जवान होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, तो उसमें जख्मी होने की ये सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ पे जख्मी अभी की जो इत्तला है कि वहाँ पे अभी 2 जवानों को जख्मी हालत में अस्पताल की तरफ ले जाया गया, जो बाज़ाब्ता तौर वहाँ पे जख्मी भी हुए हैं और उनकी हालत अभी काफी नाजुक बताई जा रही है। क्या कोई पहले ऐसे इनपुट मिल पाए थे कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं करके? नहीं, ऐसे कोई इनपुट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अगर बात करें ये जो हाईवे है, हाईवे पे तो हमेशा फौरस चौकन्ना रहती है, लेकिन इस तरह के जब मामलात होते हैं, इस तरह के जब अटैक्स होते हैं तो उनके बारे में किसी को इल्मियत नहीं होती है। लेकिन अगर एजेंसीज वगैरह की बात करें तो उनको यही दिन रात यही काम रहता है कि किसी तरह से कोई अननोन मिलिटेंट्स की जानिब से कोई हमला ना हो। लेकिन आज का ये जो हमला है एक और बड़ी ये तो बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस तरह का जो हमला है वो आज भी देखने को मिला और जहां पे इस हमले में अभी 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जख्मी है। गाजी, अगर बात करें जिस तरीके से कितने आखिर ये आतंकवादी हो सकते हैं, कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई हो कि कितनी संख्या है इनकी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि रिहायशी इलाका है, सर्च ऑपरेशन में भी मुश्किल हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां पे इस तरह के हमले हुए हैं जो अननोन मिलिटेंट्स की जानिब से, जहां पे भी इस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें तो 2 से 3 मिलिटेंट के ये जो होने की मतलब तस्दीक पुलिस ने की है कि इस तरह के हमलों में 2 से 3 मिलिटेंट भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी पूरे एरिया को वहां पे कार्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके को सर्च में लिया गया है और अभी ये जो है पुलिस की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से वहां पे कार्रवाई जारी है हमलावरों को पकड़ने के लिए। और क्या वजह सामने आ रही है बार बार जो ये आतंकवादी इस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं?
हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमले होते हैं इस तरह से, ये तो आज पहली बार इस तरह का हमला नहीं हुआ। इस तरह के हमले लगातार, अगर मैं साउथ की बात करूं, नॉर्थ की बात करूं या सेंटर की बात करूं, तो इस तरह के हमले हुआ करते हैं। ये जो मिलिटेंट्स, नामालूम मिलिटेंट्स, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़े हमले की साजिश में थे आतंकी और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 जवान इस वक्त घायल हो गए हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।